Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Infinity Learners. This is Renu, Assistant Professor Renu, and today I'm going to teach you the SOGA Sales of Goods Act 1913. Today we will discuss this act. We will cover the following topics, like we will discuss about the intro of SOGA यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या हमारा सेल होता है, व्हाट इज द एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन, वारंटी, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेटेम्पटर, राइट्स ऑफ एन इट सेलर. We will discuss these all following topics. Okay, so let's start. So first of all, the Sales of Goods Act was enacted in 1930. 1930 के अंदर हमारा जो Sales of Goods Act है वो आया था. और ये 1930 1 जुलाई 1930 को ये जो एक्ट है हमारा आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, ये पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक्सटेंडेड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में. इस लॉ के अंदर ये है क्या, हमारे 7 चैप्टर हैं जो ये लॉ क्या करता है, कवर करता है, ये एक्ट कवर करता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है हमारी सेक्शन 4 के अंदर दी हुई है ऑफ इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913. ये क्या डिफाइन करती है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है क्या चीज़. सो लेट्स स्टार्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for प्राइस. यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जो सेलर है वो एग्री हो जाता है किस चीज़ के लिए, या तो वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को, या फिर एग्री हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी या तो आज ही आपको ट्रांसफ़र कर देगा गुड्स, या फिर आपको एग्री हो जाएगा कि ठीक है इन फ्यूचर डेट में आपको ये गुड्स क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा. तो अगर कोई आपसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी ट्रांसफ़र कर रहा है या फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होगा. नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कि क्या क्या इसेंशियल है, एक अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से कर रहे हैं, गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं, तो अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या पॉइंट्स है जिसमें होनी चाहिए. ठीक है, नंबर 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. यानी कि एक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल्स टू गुड्स एक्ट, सेल करने का किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी गुड्स को, तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो क्या है, दैट इज मस्ट, कि यहाँ पे हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 ही पार्टीज होनी चाहिए. यानी एक सेलर होता है और एक बायर होता है, 2 से कम पार्टी नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है कि सेलर खुद को ही गुड्स सेल कर ले. ठीक है, तो सेलर को अगर गुड्स किसी को सेल करनी है, दैट मस्ट बी अनदर पर्सन, वो एक बायर होना चाहिए, तभी वो एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल माना जाएगा. ठीक है, तो 2 पार्टीज इसके अंदर क्या है, होनी ही चाहिए. बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे 2 पार्टीज नहीं होती. इट मीन्स एक पर्सन खुद को ही गुड्स क्या कर लेता है, सेल कर लेता है, यानी कि पार्टीज वहाँ पे 2 नहीं है, 1 पार्टी है जिसके पास गुड्स हैं, वही खुद को उस गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अगर पाउनर और पायनी अगर आपने सुना हो कि अगर हम कोई गुड्स किसी के पास प्लेज पे रखते हैं यानी गिरवी रख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैं हूँ, मैंने गुड्स हैं वो गिरवी रख दी, मान लीजिए आपके पास मैंने अपनी गुड्स हैं वो गिरवी रखी हैं, प्लेज पे रखी हैं. ठीक है, तो अगर मैं अपनी गुड्स आपके पास प्लेज पे रख रही हूँ और इन केस में आपको उस गुड्स की पेमेंट नहीं दे पा रही हूँ, यानी मैंने गिरवी रख दी आपके पास, आपसे 1 लाख रुपए ले लिया, अपनी चीज़ आपके पास गिरवी रख के. ठीक है, अगर मैं वो 1 लाख रुपया आपको विद इन अ टाइम पीरियड नहीं दे रही हूँ, तो एज एन पानी आपके पास ये राइट होता है कि आप उन गुड्स को सेल कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्या करते हो, उन गुड्स को क्या है, सेल कर देते हो मुझे ही, तो वो क्या बन जाएगा, सेल टू हिमसेल्फ, यानी जिसकी गुड्स हैं उसी को ही क्या हो गई हैं, वापस सेल हो गई हैं. तो यहाँ पे क्या है, सेम ही पार्टी है, उसी को उसकी गुड्स क्या हो गई हैं, सेल हो गई, यानी सेलर को ही सेलर की गुड्स क्या होगी, सेल हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कई बार कि सेलर को ही सेलर की गुड्स सेल हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे हमेशा 2 पार्टीज होती हैं, वन इज अ बायर एंड अनदर इज अ सेलर. ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफ़र और एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ गुड्स. कि यहाँ पे क्या होता है, या तो हम ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, यानी या तो आप मेरे पास आए. ठीक है, अब मान लीजिए आपने मुझसे एक पेन परचेज करना है, आप आए, मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे पेन की पेमेंट दे दी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया एक पेन आपको. लेकिन
अगर मान लीजिए आप मेरे पास एक पेन का पैकेट लेने आए हैं एंड आई डोंट हैव दैट पैकेट, तो या तो मैं आपको इमिडिएटली आपके हाथ में दे दूंगी, या फिर मैं आपको ये बोल दूँ, मैं आपसे एग्रीमेंट कर लूँ कि दैट आफ्टर द 10 days मैं वो पैकेट जो है आपको क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी। तो मैंने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया एडवांस में, ट्रांसफर द ओनरशिप की, मैं उसकी ट्रांसफर कर दूंगी ओनरशिप इन फ्यूचर आपको। तो क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आती हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होना चाहिए, गुड्स ही होना चाहिए। यानी सिर्फ जो गुड्स हैं वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आती है हमारी। और गुड्स का मीनिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे आगे डिटेल में बता दूंगी, दैट व्हाट इज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी सोगा एक्ट 1930, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमारी इमूवेबल जो है प्रॉपर्टी नहीं आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, मैंडेटरी है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी हमने किया है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही टाइप है। इसलिए जितनी हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की हमने इसेंशियल पॉइंट्स किए थे, वो सारे के सारे इसेंशियल्स हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर भी अप्लाई होंगे। तो अगर उसमें कंसिडरेशन हमने किया था मैंडेटरी है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी द मैंडेटरी हियर, ठीक है। हमने वहाँ पे फ्री कंसेंट किया था, याद हो आपको। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए सामने वाले की, परफॉर्मेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ें वहाँ की थी वो सारे एसेंशियल पॉइंट हमारे यहाँ भी अप्लाई होंगे, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन राइटिंग और बाय द वर्ड्स। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा वर्ड्स में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। बट राइटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो ज़्यादा वेल प्रूवेबल आपके लिए होता है, ठीक है। ऑल अदर एसेंशियल्स जो मैंने आपको बता ही दिया ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जितनी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हमारी एसेंशियल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसेंशियल समझ आ गई, दो पार्टीज होनी चाहिए। ट्रांसफर द ओनरशिप, यानी कि हम यहाँ पे या तो गुड्स की ट्रांसफर कर देते हैं या फिर एग्रीमेंट कर लेते हैं फ्यूचर में ट्रांसफर करने का। हमेशा जो ट्रांसफरेबल होती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी गुड्स आती हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी प्राइस पे करना जरूरी है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है। बाकी हमारी जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स मैंने आपको बताई थी वो सारी यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुड्स क्या होती हैं। तो गुड्स के अंदर क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी हमारी क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी क्या है, जैसे मान लीजिए स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आती हैं। बट क्या नहीं आता है इसके अंदर, ये चीज़ आपके ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, नंबर वन इज़ द एक्शनेबल क्लेम्स, यानी ऐसे क्लेम जिन्हें अभी हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ें जिन पे अभी एक्शन लेने वाला है, जिनको फ्यूचर में हमने क्लेम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिल ऑफ रिसीवेबल है ना, बिल ऑफ रिसीवेबल है तो, या प्रोमिसरी नोट है, वो किसके अंदर आते हैं हमारे, वो आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। वो इसमें काउंट नहीं होंगे, उन्हें गुड्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे ऐसे क्लेम है जिनके ऊपर एक्शन लेने वाला है या फिर जो फ्यूचर में हमें क्लेम होंगे। सो दिस विल नॉट कम, दैट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड। सेकंड क्या हमारा, मनी, ठीक है। तो मनी भी नहीं आएगा, जैसे मैंने इसकी एक एसेंशियल पॉइंट बताया था कि कंसिडरेशन जो है मैंडेटरी है किसके अंदर, सोगा के अंदर। यानी अगर आप किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे हो, मैं आपको एक पेन सेल कर रही हूँ, तो ये उसमें कंसिडरेशन मैंडेटरी है कि आप मुझे पेन के बदले में पैसे दो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, मनी गुड्स नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको पैसे बेच के आपसे पैसे लूँ। तो पैसे बेच के पैसे नहीं लेते हैं हम। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी को गुड्स सेल करेंगे तभी आप उनसे पैसे लेंगे, पैसे देके आप पैसे सामने वाले से नहीं लेंगे। तो ये भी चीज़ आ गई हमारी, मनी आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद हमारा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी डेफिनेशन ऑफ गुड्स के अंदर नहीं आती हैं। वो भी क्यों नहीं आती हैं, बिकॉज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो काउंट की जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ठीक है। मनी नहीं आती है, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आते हैं, ठीक है। और हमारा क्या नहीं आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम हमारे, जैसे कि मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बताया, प्रोमिसरी नोट बताया, वो किस में आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे आती है, हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, वो इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स
नंबर वन क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी किस किस टाइप की गुड्स है जिनमें आप ट्रांजेक्ट करते हो। नंबर वन क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी ऐसी गुड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हूँ, जो पहले ही ओनर के पास हो। सो वी कैन से द गुड्स ओन्ड और पोसेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी ऐसी गुड्स जो जब सेल करनी है हमें गुड्स की, तो वो ओनर के पास है, ठीक है, यानी वो ओनर प्रोसेस कर रहा है, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। ये तीन टाइप की होती हैं। तीन टाइप हमारे क्या है इसके। नंबर वन इज अ स्पेसिफिक, एक मिनट मार्कर बोल्ड, ओके। सो नंबर वन क्या है, स्पेसिफिक, नंबर टू असर्टेन, एंड नंबर थ्री हमारा क्या है, अनअसर्टेन गुड्स, यानी तीन टाइप की गुड्स आपकी यहाँ पे है। नंबर वन जैसे कि मैंने स्पेसिफिक आपको बताया, तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स, मान लीजिए ऐसी गुड्स जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फीचर की, यानी डिफरेंट डिफरेंट फीचर की गुड्स अवेलेबल हैं, और उनमें से आप कोई एक गुड्स स्पेसिफाई कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 25 पेन है, ठीक है, और वो 25 पेन के सबके फीचर अलग अलग हैं। मान लीजिए एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, कोई ग्रे है, कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर है 25 के 25 पेन के। और अगर कलर अलग नहीं है तो उनका कोई फीचर अलग है, कोई डिज़ाइन अलग है, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो। तो 25 पेन है मेरे पास, 25 में से एक पेन आपने सिलेक्ट कर लिए, लेट अस अज्यूम कि आपने ब्लैक पेन सिलेक्ट कर लिया कि दैट पेन यू वांटेड टू परचेज, ये पेन आपको मुझसे परचेज करना है। तो जो ब्लैक पेन आपने सिलेक्ट किया वो क्या माना जाएगा, वो होगी आपकी स्पेसिफिक गुड, यानी आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये एक पर्टिकुलर पेन परचेज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। ये तो था जब आपकी जो गुड्स हैं वो कैसी हो, सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट फीचर की हो, यानी आपकी सारी गुड्स ही हैं अलग अलग फीचर की हैं, और अलग अलग फीचर की गुड्स में से आपको कोई एक स्पेसिफिक करना है। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता कि सारी गुड्स के फीचर ही अलग हो। कई बार ये होता है कि गुड्स के फीचर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए वो सारे के सारे जो 25 पेन हैं, पिछला जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया कि सब के अलग अलग फीचर हैं, लेकिन अब एक अलग एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि ये जो 25 पेन है सारे सेम है, यानी मान लीजिए ये सारे के सारे सेलो पेन है, ब्लू सेलो पेन है, जिनका सेम ही कवर है, सेम ही उनकी राइटिंग है, एवरीथिंग इज सेम, और सारे के सारे ही न्यू पैक्ड पेन है और सेम पैकेजिंग, हर एक चीज़ सेम है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उन गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। तो वो दो पार्ट हमारे क्या है, असर्टेन गुड्स, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, और दूसरी क्या है हमारी अनअसर्टेन गुड्स। तो ये दो हमारे क्या है, पार्ट हैं, किसकी टाइप्स हैं हमारे, ऐसे गुड्स के जिन सबके फीचर सेम हो, और ये क्या है जिनके फीचर सेम हो, वो सेम हो, ठीक है। तो अगर आपकी गुड्स के फीचर सेम है, मान लीजिए 25 पेन मैंने एग्जांपल ले ही लिया, सारे के सारे सेम है, अब आपको तो सिर्फ चाहिए 5 ही पेन, ठीक है। आपने बोल दिया कि आपको 5 पेन चाहिए, और वो 5 पेन मैंने क्या कर दिया आपके लिए, उसमें से निकाल के अलग रख दिए कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, मुझे 5 पेन चाहिए, आप 5 पेन दे दो, मैंने आपको वो 5 पेन निकाल के क्या अलग आपके रख दिए। तो वो जो 5 पेन मैंने आपके अलग निकाल के रखे हैं उसको क्या बोलते हैं, असर्टेन्ड गुड्स, यानी कि आपके पास ऐसी काफ़ी सारी गुड्स थी जो सेम फीचर की थी, आपने उन 25 पेन में से असरटेन कर लिया कि आपको ये 5 पेन लेने हैं। वो 5 पेन आपने कैसे निकाले, आपने वो गुड, मान लीजिए वो सारे के सारे पेन आपने चला के देखे कि कोई सही चलता भी है या नहीं चलता। अगर उनमें से कोई 5 पेन जो आपको लगेगा कि इनकी राइटिंग चाहे ये सेम है, बट फिर भी ये 5 जो हैं ज़्यादा अच्छे चलते हैं, डार्क चलते हैं, जो भी फीचर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो वो 5 जो वेल क्वालिटी और गुड क्वालिटी के पेन है वो आपने अलग कर लिए, जो एज अ बायर आप परचेज करना चाहते हो, एज अ सेलर मैं आपको सेल करना चाहती हूँ, तो वो क्या हो जाएंगी, असरटेन गुड्स, जिनको मैंने असरटेन कर लिया आपको सेल करने के लिए। अब वो जो पीछे 20 पेन रह गए हैं वो क्या होंगी हमारी अनअसरटेन गुड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्पेसिफिक, असरटेन और अनअसरटेन गुड्स, ठीक है। तो आ गया समझ। स्पेसिफिक कब यूज़ होता है, जब आपकी गुड्स के फीचर अलग अलग है, 25 पेन है, 25 के 25 पेन का कलर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग फीचर है, कोई कौन सा पेन है कोई कौन सा, सबके अलग अलग फीचर हैं, ठीक है। तो उन 25 पेन में से एक पेन आपने सिलेक्ट कर लिया, दैट विल बी स्पेसिफिक गुड, कि आपको एक पर्टिकुलर गुड ही चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर पेन आपको चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा।
लेकिन अब अगर मान लीजिए सारे के सारे पेन ही सेम है, 25 के 25 पेन सेम है, सारे सेलो ब्लू सेलो पेन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पेन होंगे वो सिलेक्ट करेंगे और मैं भी आपको वही सेल करूँगी। वो तो मैंने आपको अच्छी क्वालिटी के 5 पेन अलग निकाल के दे दिए, वो हो जाएंगे आपके असरटेन गुड्स, और जो बाकी के 20 पेन रह गए वो हो जाएंगी अनअसरटेन गुड्स। आई होप समझ आ गया होगा। अगर ना भी समझ आए तो प्लीज़ टेल मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जिसे क्या हुआ, जो जो कि अभी ओनर के पास क्या हुआ, ओनर ने एक्वायर ना की हो, या फिर ऐसी गुड्स जो अभी क्या है जिनकी प्रोडक्शन चल रही हो, ठीक है। इट मीन्स द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, यानी ऐसी गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर होने वाली हैं, प्रोड्यूस होने वाली हैं, या फिर क्या है जो सेलर है वो भी क्या करेगा, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेलर को भी वो कब मिलेंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा तब। तो ये समझ के ऐसी गुड्स जिनका क्या है सारा जो रिलेशन है किससे है, फ्यूचर से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पर्सन है ए दैट एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द मैंगोज, मतलब एक पर्सन है ए वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या करने का, मैंगो वगैरह मैंगो सेल करने का, जो कि उसके गार्डन में नेक्स्ट मंथ में आएंगे, ठीक है। तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे, फ्यूचर गुड्स। समझ के आई होप यू कोड दैट। ये मान लीजिए आपको फ्रूट्स चाहिए, कोई भी फ्रूट चाहिए काइंड ऑफ, या फिर आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो आप मुझे ऑर्डर पे मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो वो जो गुड्स होंगे वो क्या होंगे, फ्यूचर गुड्स होंगे, जो मैं आपको फ्यूचर में सेल करने के लिए उसका एग्रीमेंट आपसे कर लूँगी, ठीक है। देन है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो कि क्या है आपको फ्यूचर आपने जो मुझसे परचेज करना चाहते हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, हो सकता है आपको ना भी मिले। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई आपको पेंटिंग बनवानी है प्रीशियस, मुझे खुद का पोर्ट्रेट बनवाना है मान लीजिए आपने मुझसे, तो आपने जो पोर्ट्रेट मुझसे बनवाना है, अगर तो अब देखो वो ऐसी गुड्स होगी कि हो सकता है पोर्ट्रेट सेम आपका बन भी जाए, हो सकता है वो पोर्ट्रेट आपके फेस से मैच ही ना करें, मान लीजिए मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगी ना, तो वो कंटीजेंट गुड्स होंगी जो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा दूँ तो वो हो सकती है हमारी क्रॉप्स, फ्यूचर क्रॉप्स, कि अगर मान लीजिए आपको मैं फ्यूचर में क्रॉप यानी फसलें सेल करने का आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, तो हो सकता है अगर तो वेदर अच्छा रहा, मौसम अच्छा रहा, तो फसलें उग जाएंगी, क्रॉप होगी, तो मैं आपको सेल भी कर दूंगी। बट अगर हमारा वेदर खराब होगा, क्रॉप ना हुई, तो कोई गुड्स नहीं होगी। तो दीज आर द कंटीजेंट्स गुड्स। तो ये भी एक टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स होती हैं। द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी, जिसका एक्विजिशन किस पे डिपेंड करता है, कंटीजेंसी पे। समझ गए, 3 गुड्स हैं। तो ये तीनों का ये दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो क्या हमारी जेनेरिक टर्म है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसके अंदर फॉलोइंग को इंक्लूड किया जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, क्या है, एक तो है सेल, दूसरा क्या है हमारा एन एग्रीमेंट टू सेल। दो टर्म्स हमें यहाँ पे दे रखी हैं, जहाँ पे क्या होता है दो टर्म्स है, एक है सेल और दूसरा क्या है एग्रीमेंट टू सेल। तो जहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी ओनर है, कोई भी गुड्स है, वो इमिडिएटली सेल कर देता है एक बायर को, उसको तो बोलते हैं सेल। लेकिन जहाँ पे हम हैंड बाय हैंड कोई गुड सेल नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं, वही पेन वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप पेन परचेज करने आए हैं मेरी शॉप के ऊपर, स्टेशनरी की शॉप है मेरी, आप मुझसे पेन परचेज करने आए हैं, आपने मुझसे पेन परचेज किया और मुझे उसके पैसे जितने भी बनते हैं, कंसिडरेशन बनती है, वो आपने मुझे दे दिया, तो वो क्या माना जाएगा, दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी मैंने आपको सेल कर दिया है वो पर्टिकुलर पेन। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा, जब मैं आपको हैंड बाय हैंड यानी इमिडिएटली प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हूँ,
बट आपसे एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं ये गुड्स आपको फ्यूचर के अंदर सेल करूँगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको भी कि मान लीजिए मेरा कोई गार्डन है, तो और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर लूँ कि नेक्स्ट मंथ के जो भी मैंगो वगैरह या जो भी फ्रूट्स वगैरह मेरे गार्डन में होंगे वो नेक्स्ट मंथ मैं आपको सेल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया किस चीज़ का, सेल करने का, यानी फ्यूचर में मैं आपको सेल करूँगी अपने प्रोडक्ट, ये मैंने आपसे अभी प्रेजेंट में एग्रीमेंट कर लिया। तो आई होप समझ गए होंगे आप। जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंदर हमारी एग्जिस्टिंग गुड्स भी इंक्लूड आती हैं और फ्यूचर गुड्स भी आती हैं, ठीक है। सो ये ना सेल, तो सेल क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनरशिप, तो ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर हो रही है, इमीडिएटली, यानी जैसे ही मैंने सामने वाले को चीज़ सेल कर रही हूँ तो साथ ही साथ उसकी ओनरशिप भी सामने वाले को ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, ए सेल हिज यामा मोटर बाइसिकल टू बी फॉर द रुपीज 10,000, 10,000 की उसने अपनी बाइसिकल किसको सेल कर दी है, बी को सेल कर दी। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ अ सेल सिंस द ओनरशिप ऑफ मोटरसाइकिल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो क्या हो जाएगी, सेल का वो पार्ट माना जाएगा। देन आ गया एग्रीमेंट टू सेल, क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कब होता है, किसी फ्यूचर डेट के ऊपर होता है, ठीक है। फ्यूचर डेट या सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन देयर आफ्टर। तो आई होप ये समझ आ गया होगा एग्रीमेंट टू सेल आपको। फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए एग्री टू बी, ठीक है, ए एग्रीड होता है टू बाय फ्रॉम अ बी, कि वो एग्री हो जाता है कि वो बी से क्या करेगा, बाय करेगा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा, कि वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा की क्या कर लेगा, परचेज करेगा बी से। द शिप कैरिंग द प्रोडक्ट वॉज येट टू अराइव, जिससे प्रोडक्ट आना था वो अभी तक आई नहीं है। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल, यानी गुड्स अभी तक आई नहीं है और उससे पहले ही उसका क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। तो दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, नंबर वन क्या है हमारा, ओनरशिप है, जो अगर सेल है, सेल के अंदर जो ओनरशिप है वो साथ की साथ ही क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है बायर को, ठीक है। तो ये हो गया नंबर वन। लेकिन इसके अंदर जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है, सेलर के पास रहती है, ठीक है। तो जो ओनरशिप है इसके अंदर किसके पास है, सेल के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ओनरशिप बायर के पास चली जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, सेल के अंदर सॉरी, वो क्या होती है, ओनरशिप जो है वो किसके पास रहती है, सेलर के पास ही रहेगी, ठीक है। जो सेल है वो हमारा क्या है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है, ऐसा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने सामने वाले को, मान लीजिए पेन पेन है, वो मैंने पेन सामने वाले को सेल कर दिया, सामने वाले ने मुझे उसकी पेमेंट दे दी, कंसिडरेशन दे दी, तो इट मीन्स हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दैट विल बी आर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल वो क्या होता है हमारा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरे हुए नहीं है, जिसमें जस्ट हमारे प्रोमिस चल रहे हैं, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने प्रोमिस कर दिया कि इन फ्यूचर मैं आपको इतना अमाउंट ऑफ जो गुड्स हैं वो सेल कर दूंगी, और अभी तक हमारी उसकी ट्रांजेक्शन, या हो सकता है आपने कंसिडरेशन पे कर दी हो पर गुड्स अभी आपको नहीं मिली, तो यानी अभी हमारा एग्रीमेंट ही चल रहा है, रियल हमारी जो बोथ साइड ट्रांजेक्शन है वो नहीं हुई है, तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूटरी। तो नॉर्मल सी बात है, अभी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या है, सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना, तो उसका रिस्क भी चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर हो जाती है, बायर को। तो ओनरशिप ट्रांसफर होने के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है बायर को।
एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सेलर के पास रहती है, इसलिए रिस्क भी सारा का सारा किसका रहता है, सेलर का रहता है। कि मान लीजिए अगर गुड्स का कुछ भी डैमेज वगैरह हो जाती है तो उसका लॉस कौन बियर करेगा, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बायर। ठीक है, देन सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर है वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता बिकॉज नॉर्मल सी बात है उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर ऐसा कर सकता है अगर गुड्स क्या है हमारी ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को, क्योंकि ओनरशिप तो सेलर के पास है ना। ठीक है, इट कैन बी इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स, ये मेनली हमारे किस गुड्स के केस में होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में। ठीक है, एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स, और ये किस केस में होते हैं हमारे, फ्यूचर और अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस किसका कर रहे हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है, इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो सेलर है वो क्या कर सकता है, वो प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है बायर से, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो चुकी है बायर को और उसके बाद बायर पैसे नहीं दे रहा तो सेलर के पास ये राइट है कि सेलर अपने पैसे बायर से मांग सकता है कि मेरे पैसे मुझे टाइम पर दिए जाए। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है हमारा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, इसके अंदर सेलर ओनली क्या मांग सकता है सामने वाले से, डैमेजेस मांग सकता है, प्राइस नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसके अंदर क्या किया हमने, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इतना समझ आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे, बिल ऑफ लेडिंग यानी गुड्स को अनलोड करने के लिए जो बिल चाहिए होता है शिप से। ठीक है, डॉक वारंट, वेयर हाउस यानी कि जो आपका स्टोरेज हाउस है उसका कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट और वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी, ये कुछ हमारे डॉक्यूमेंट है जो कि आप जब भी अपने गुड्स को क्या करोगे, अनलोड करोगे या सेल्स ऑफ गुड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ द, अब अगर मान लीजिए आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गुड्स को सेल करने का। ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट का जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो इसेंशियल्स है वो कर लिए हैं, उसकी डेफिनेशन कर ली है। ठीक है, देन हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। नाउ वी विल डू, क्या करेंगे अब हम, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर क्या कर रहे हैं, जो गुड्स हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं वो ही क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या। ठीक है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ नहीं क्या हो रहा है, हमने एग्रीमेंट कर लिया सामने वाले के साथ क्या करने का, गुड्स को सेल करने का। ठीक है, तो अगर आपने क्या कर रखा है, एग्रीमेंट सामने वाले के साथ कर रखा है गुड्स को फ्यूचर के अंदर सेल करने का, और उससे पहले ही गुड्स क्या हो रही है, वो पैरिश हो रही है यानी कि खत्म हो रही है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में जो भी आपका एग्रीमेंट है स्पेसिफिक गुड्स के लिए वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नॉर्मली सी बात है, अगर अभी तक आपने गुड्स को सेल नहीं किया उससे पहले ही गुड्स क्या हो रही हैं, पैरिश हो रही हैं, तो उस केस के अंदर आप सामने वाले को क्या कंपेल नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला आपसे गुड्स क्या परचेज करे ही करे। जैसे इसमें केस स्टडी दी हुई है, तो इस केस स्टडी के अंदर है, इसमें जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से क्या करता है, एक हॉर्स परचेज करता है। ठीक है, हॉर्स परचेज क्या करता है, वो इस कंडीशन पे करता है। ठीक है, हैंड ओवर किया जाता है, हॉर्स जो है वो परचेज किस कंडीशन के ऊपर करता है, इस कंडीशन के ऊपर कि वो उस हॉर्स को 8 डेज के लिए अपने पास रखेगा। ठीक है, अगर उसे 8 दिनों बाद ये लगा कि वो हॉर्स उसके लिए काम का है, या उसे ये लगा कि उस हॉर्स को परचेज करना चाहता है, सही लगा तो वो उसे परचेज कर लेगा 8 दिनों के बाद। लेकिन अगर उसे सही नहीं लगा किसी भी वे से हॉर्स, तो वो उसे रिटर्न कर देगा। तो 8 दिनों के लिए वो पर्सन है वो क्या ले लिया, उसने हॉर्स ले लिया सेलर से। अब क्या हुआ, 8 दिनों से पहले ही थर्ड डे के ऊपर, थर्ड डे यानी तीसरे दिन में ही क्या होगा, जो हॉर्स है उसकी क्या होगी, डेथ होगी। द हॉर्स पास्ट अवे बिफोर द एंड ऑफ स्पेसिफिक 8 डेज, यानी 8 दिन खत्म होने से पहले तीसरे दिन ही हॉर्स क्या हो गया, हॉर्स की डेथ होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 8 दिन तक जो गुड्स है उसने जस्ट एग्रीमेंट किया है कि 8 दिन तक अगर उसे अच्छा लगा तो अपने पास रखेगा और 9वें दिन वो क्या कर लेगा,
हॉर्स को परचेज कर लेगा, ठीक है। तो अभी 8 दिन से पहले ही हॉर्स की डेथ होगी, तो वो जो हॉर्स का जितना भी लॉस वगैरह है वो सारा किसका हो गया, सेलर का हो गया, क्योंकि ओनरशिप किसके पास थी, सेलर के पास थी। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं ना, जिसके पास ओनरशिप है उसी का ही लॉस होगा, ठीक है। द सेल एंड द रिस्क हैज नॉट पास टू द बायर, रिस्क है वो बायर को नहीं पास हुआ। द बायर वॉज डिक्लेयर्ड नॉट लाइबल फॉर द लॉस, तो बायर को इस चीज का कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बायर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी लाइबल फॉर द लॉस। नेक्स्ट क्या हमारा, गुड्स पैरिश्ड बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया ही नहीं उससे पहले ही गुड्स क्या हो रही हैं, पैरिश्ड हो रही हैं। तो इस केस में भी नॉर्मल सी बात है, जो आपका गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले के साथ नहीं हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और जो भी गुड्स हैं, जो भी उसका रिस्क है वो सारा किसके पास रहेगा, सेलर के पास ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, आई होप सो। फिर भी कुछ ना आया हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 11 टू सेक्शन 17, दैट इज अ कंडीशन एंड वारंटी। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। तो कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है हमारी, जब भी हम किसी से कोई भी सेल परचेज करते हैं ना, कोई सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम सामने वाले के सामने ना कुछ कंडीशंस रखते हैं, कि मान लो मैं कोई चीज़ परचेज कर रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो सामने वाले के सामने हम कुछ शर्तें रखते हैं, कुछ स्टिपुलेशन रखते हैं। स्टिपुलेशन यानी शर्तें ही होता है, ठीक है। सामने वाले के सामने हम कुछ शर्तें रखते हैं कि ये हमारी स्टिपुलेशंस हैं, अगर ये पूरी होंगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब ये शर्तें जो होती है ना, ये जो स्टिपुलेशन होती है, दो टाइप की होती हैं। एक तो ऐसी शर्तें होती हैं, अगर सामने वाले ने पूरी ही नहीं की तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देंगे भाई, क्योंकि ये मेन बात है, अगर ये आपने नहीं की तो हमें कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं रखना। और कुछ ऐसी शर्तें होती हैं कि जो पूरी नहीं हुई, आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ोगे, बट हाँ सामने वाले से उस चीज़ की डैमेजेस जरूर पे करवाओगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की होगी। तो इन दोनों टाइप के नेम क्या होते हैं, एक का नाम है कंडीशन और दूसरे का नाम होता है वारंटी। तो पहले हम कंडीशन करते हैं। कंडीशन एक ऐसी शर्त होती है, ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कि क्या होती है, जो कि इसेंशियल होती है या फिर मेन होती है, किसके लिए, मेन पर्पस के लिए। तो ये लिखा हुआ है मैंने, विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए इसेंशियल है, ठीक है। अगर इस कंडीशन, इस शर्त की ही ब्रीच हो जाए, यही तोड़ दे, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या माना जाएगा, टर्मिनेट माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। तो ये मेन क्या होती है, रूट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, जड़ है, अगर जड़ ही नहीं रही तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन समझ आ गई, कौन सी शर्त है, ऐसी शर्त जो मेन शर्त होती है, ठीक है। द कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of contract, the breach of which gives rise to the right to trade the contract as a repudiated, जिसमें अगर कुछ भी ब्रीच होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगी, पर पहले वारंटी का मीनिंग बता देती हूँ। कंडीशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या कि मेन मेन पर्पस जो होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वही होता है, अगर वही ब्रीच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, और वो जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, कंडीशन। वारंटी क्या होती है, वारंटी को क्या बोलते हैं, इट इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू मेन पर्पस, यानी कि ये सेकेंडरी जो आपकी स्टिपुलेशन होती है, यानी स्टिपुलेशन के ये मान लीजिए कि मेन पर्पस के साथ ही एक एडिशनल शर्त जो आपकी होती है वो होती है वारंटी, ठीक है। तो इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी है उसकी ब्रीच होती है, ठीक है, इज देयर ए ब्रीच ऑफ वारंटी, द एग्रीड पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेज। तो इस केस में एग्रीड पार्टी है वो क्या करती है, सिर्फ डैमेजेस ही सामने वाले से क्लेम करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, दोनों में मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कि मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए ए है, ए और बी, ठीक है। अगर ए क्या करता है, बी से कार परचेज कर रहा है और उसे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि कार है वो क्या होनी चाहिए, उसकी जो स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगर ए ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि कार मुझे ऐसी चाहिए जिसकी स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर हो, तभी मैं उसको लूँगा, अदरवाइज नहीं।
तो अगर ए जो है, ए ने ये बोल दिया है बी को और फिर भी बी उसको ऐसी कार नहीं देता है और झूठ बोल के कोई और कार दे देता है जिसकी स्पीड इतनी होती ही नहीं है, तो वहाँ पे इट मीन्स वो क्या कर रहा है, जो बात हमने स्पेसिफिकली बोली है वो बात ही सामने वाले ने हमारी पूरी नहीं की है। इट मीन्स उसने हमारी जो मेन शर्त थी उसको ही पूरा नहीं किया। तो मेन स्टिपुलेशन या कंडीशन क्या होती है, जो हम बोल के स्पेसिफिकली सामने वाले को स्पेसिफाई करते हैं कि ये फीचर तो मेरी गुड्स के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप रिटर्न कर सकते हैं गुड्स सामने वाले को, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा। मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने बोला कि आपको, आपने कॉर्न पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आ गया अनियन पिज़्ज़ा। तो एज एन बायर आपके पास ये राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकते हो, बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन कंडीशन है वो ही सामने वाले ने फुलफिल नहीं की। अगर आपको कॉर्न पिज़्ज़ा चाहिए तो कॉर्न पिज़्ज़ा ही आना चाहिए, क्योंकि वो आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ठीक है, दैट इज अ कंडीशन। वारंटी क्या होती है, विच इज सेकेंडरी, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए आपने नहीं बताया कि आपको कॉर्न पिज़्ज़ा खाना है, सामने वाले ने आपको बता दिया कि हमारे पास कॉर्न भी है, हमारे पास कॉर्न पिज़्ज़ा भी है, हमारे पास अनियन पिज़्ज़ा भी है, चीज़ पिज़्ज़ा भी है, पनीर पिज़्ज़ा, जो भी है वो सामने वाले ने आपको बता दिया। ठीक है, आपने उनको नहीं बताया कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, तो और सामने वाले ने फिर अपनी मर्जी से आपको, उन्होंने पूछा आपने कौन सा खाना है, आपने नहीं बताया स्पेसिफिकली, आपने बोल दिया जो आपकी अच्छी डिश है वो आप हमें ला के दे दीजिए। अब अगर सामने वाला आपको अनियन पिज़्ज़ा ला के दे दे, आपको अनियन नहीं पसंद, यू हेट दैट अनियन, और आप सामने वाले को बताना भी भूल गए और आपके पास वो आ जाए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को उसका जो पिज़्ज़ा है वो रिटर्न नहीं कर सकते, बट हाँ अगर उनकी वजह से आपको कोई डैमेजेस होंगी तो वो डैमेजेस आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वारंटी, जो कि सेकेंडरी होती है। और दूसरे में भी अगर मैं वो कार वाला एग्जाम्पल भी अगर बताऊँ, कि अगर तो आपने स्पेसिफिकली बोला आपको 150 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए और सामने वाला आपको ऐसा नहीं दे रहा, तो वो कंडीशन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप सेकेंड हैंड कार परचेज करने गए हैं और सामने वाला आपको ये बोल दे कि इसकी जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर है, और बाद में उसकी स्पीड वैसी नहीं निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को उसकी कार ही वापस कर दोगे, क्योंकि आपने उससे स्पेसिफिकली नहीं बोला था कि मुझे स्पीड इतनी चाहिए। वो तो सामने वाले ने लॉयल्टी से आपको बता दिया था कि इतनी स्पीड हो सकती है, वो नहीं निकली, तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। आप जस्ट क्या कर सकते हो, जो भी आपका लॉस हुआ वो डैमेजेस सामने वाले से ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी वारंटी। आई होप आपको समझ आ गया हो, कंडीशन और वारंटी दोनों चीज़ें। ठीक है, उन दोनों में हम डिफरेंस कर लेते हैं। नंबर क्या है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी होती है, बट वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज ओनली कोलेट्रल सब्सिडरी टू द मेन पर्पस, जो कि मेन पर्पस से ही जुड़ी होती है, दैट इज अ वारंटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन ब्रीच हो जाए तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कंडीशन आपकी ब्रीच हो जाए, अगर कोई पर्सन आपकी कंडीशन ही फुलफिल ना करे, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वारंटी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, अगर किसी ने आपकी कंडीशन ही पूरी नहीं की है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दोगे वहीं पे, वारंटी की तो वहाँ बात ही नहीं आएगी। ठीक है, बट द ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपकी कोई वारंटी नहीं मानी है, सेकेंडरी शर्त नहीं मानी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे और ये बोल दोगे कि मेरी तो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी विल बी कंसिडर्ड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। देन उसके बाद क्या है, हमारी जो कंडीशंस होती हैं, वारंटीज होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसे कंडीशन वारंटी है, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। ऐसी कंडीशन और वारंटी जिनको हम एक्सप्रेस वे में सामने वाले को बोल के उनके सामने, ऐसी शर्तें जो बोल के सामने वालों के सामने रखते हैं, वो क्या होती है, हमारी एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी होती है, यानी जो कि रिटर्न में या ओरल में एक्सप्रेस फॉर्म में हम सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या होती है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होती है, जो कि हम क्या करते हैं, दे आर सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन दे deems their existence in the contract even without their actually having been put in the contract। यानी ऐसी शर्तें जिन्हें हमने स्पेसिफिकली बोल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है, सामने वाले को बोल के नहीं बताया है, लेकिन फिर भी उन शर्तों को सामने वाले को पूरा करना पड़ेगा, वो होती है हमारी इम्प्लाइड स्टिपुलेशन।
समझ गए? एक्सप्रेस जिनको बोल के बताते हैं और इम्प्लाइड जो हम बोल के सामने वाले को नहीं बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कंडीशन एंड वारंटी होती है, एज आई टोल्ड यू, कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो नॉर्मली मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे हम बोल के सामने वालों को एक्सप्रेस वे के अंदर उसके सामने कोई कंडीशन या शर्त रख रहे हैं, तो वो हमारी एक्सप्रेस कंडीशन हो जाएगी। अब इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज अ कंडीशन एज टू टाइटल ना, यानी कि ये जब भी आप किसी से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आपको ये सामने वाले को बोलने की नीड नहीं है कि इस चीज़ की टाइटलशिप उसके पास हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मान लीजिए एक फ़ोन है वो सेल कर रही हूँ, तो यू नीड नॉट टेल मी कि इस फ़ोन की ओनरशिप मेरे पास हो, कि यानी वो फ़ोन मेरा हो। जब आप मेरे से फ़ोन परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ मान के करेंगे, अगर मैं आपको फ़ोन सेल कर रही हूँ, कि वो फ़ोन मेरा है, चोरी का नहीं है। तो नंबर 1 कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एज टू टाइटल, कि यानी अगर मैं आपको कोई भी फ़ोन कार सेल कर रही हूँ तो वो मेरी है, वो चोरी की नहीं है, और ये आपको मुझे बोलने की नीड नहीं है। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है जो एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी ही चाहिए। यानी अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ तो उसकी टाइटलशिप मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है। सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, जब हम कोई गुड्स किसी को डिस्क्रिप्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, सो इट्स मैंडेटरी कि हमारी जो गुड्स हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। यानी जैसा मैंने सामने वाले को बताया है कि मेरी गुड्स होंगी, मेरी गुड्स क्या होनी चाहिए? वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा? सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, यानी जैसा मैंने सामने वाले को डिस्क्राइब किया है वैसी ही मेरी गुड्स हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्या हमारा? उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर फिर भी एग्जांपल दे देते हैं, अगर मैं किसी मान लीजिए किसी को बोल दूँ, ठीक है, कि मैं मान लीजिए आपको एक हैंड रिपिंग मशीन है, सेकंड हैंड रिपिंग मशीन है, वो आपको मैं सेल कर रही हूँ। रिपिंग मशीन क्या होती है? जो हम फसलों वगैरह को काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रॉप वगैरह काटने के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं आपको एक रिपिंग मशीन सेल कर रही हूँ, और वो जो मशीन है वो क्या कर देती है? 50 एकड़ तक जो है वो कट कर देती है, ठीक है, इजीली। लेकिन परचेज करने के बाद आपको क्या पता लगा कि वो जो है मशीन इतना काम कर ही नहीं सकती है जितना कि मैंने डिस्क्राइब किया है। और मैंने आपको ये बोला था कि वो जो मशीन है सेकेंड हैंडेड है, बट फिर भी मैंने उसको क्या करवाया हुआ है? रिन्यू करवाया हुआ, बिल्कुल न्यू दिखने में है। बट जब आपने उसे परचेज़ किया तो यू नोटेड डाउन की वो जो मशीन है वो काफ़ी पुरानी है, वो सेकेंड हैंड है। तो मैंने आपको बताया ही था, बट मैंने ये बोला था कि वो रिन्यू करवाई हुई है, बट इन रियल टर्म वो रिन्यू नहीं करवाई है। वो बड़ी ही ख़राब जो है, ये मान सकते हैं कि कंडीशन, बड़ी ही बैड कंडीशन के अंदर वो मशीन है। सो इस केस के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट जो मैंने आपको सेल किया है वो मेरी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता, तो भी आप मुझे प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। तो ये आपको मुझे बोलने की नीड नहीं है कि जैसे मैंने बोला है वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इट्स ऑल्सो इम्प्लाइड कंडीशन कि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है मेरा प्रोडक्ट वैसा ही हो। ठीक है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये भी क्या है? किसी भी प्रोडक्ट में बोलने की नीड नहीं है बायर को कि जो प्रोडक्ट है वो फिट और क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी सॉरी गुड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? वो सारी क्वालिटी वाली होनी चाहिए और फिट होनी चाहिए। ठीक है। देन है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी क्या होता है? कि जो गुड्स हम सामने वाले से परचेज कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए, एट लीस्ट वो उस पर्पज़ के लिए तो फिट हो ही। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक आपसे कलर टीवी परचेज करूं, या आप मान लीजिए मैं सेलर हूं, आप मुझसे कलर टीवी परचेज कर रहे हो, अगर वो टीवी कलरफुल हो ही ना तो क्या वो फ़ायदे की चीज़ है? नॉर्मल सी बात है, आपने बोल दिया आपको कलरफुल टीवी चाहिए, तो उसके बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे ब्लैक एंड वाइट टीवी मत देना, कलरफुल ही देना। अगर आपने बोल दिया कि वो कलरफुल चाहिए तो मुझे आपको कलरफुल टीवी देना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी दे दूँ। अब अगर मान लीजिए आप मुझसे पेन परचेज करने आए और मैं आपको पेन सेल करूँ, तो ऑफकोर्स यू नीड नॉट टू टेल कि पेन चलता होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर मैं आपको पेन दे रही हूँ तो वो पेन लिखने के काम आए। ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप मुझसे कोई 4 व्हीलर परचेज करने आए हैं, कार परचेज कर रहे हैं और उस कार के टायर ही नहीं है। अगर टायर नहीं है तो क्या कार चलेगी? ऑफ कोर्स नहीं चलेगी।
तो नॉर्मल सी बात है, ये इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, आपको बताने की नीड नहीं है जो चीज़ें। तो ये होती है मर्केंटेबल फीचर, यानी जिस चीज़ के लिए हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वाला फीचर तो हमारा प्रोडक्ट में होना ही चाहिए। कलर टीवी ले रहे हैं तो उस टीवी के अंदर कलरफुल पिक्चर्स शो होनी चाहिए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वो टीवी ना हो। उसके बाद क्या है, कंडीशन इम्प्लाइड बाय द कस्टम, कि यानी उसके अंदर जो है ट्रेड के जो एक फीचर होते हैं वो फीचर होने चाहिए। सेल बाय द सैंपल, जब भी कोई प्रोडक्ट है सेलर क्या कर रहा है, सैंपल के थ्रू सेल कर रहा है, तो जितने भी बाकी के प्रोडक्ट है वो उसके सैंपल से मैचिंग वगैरह मैचिंग के होने चाहिए। अगर मान लीजिए 10 गुड्स आपने परचेज करनी है, 10 में से एक गुड्स मैंने आपको एज अ सैंपल दिखा दी और बाकी की 9 भी आपने सैंपल देख के ऑर्डर कर दी, तो ऐसा नहीं है कि बाकी की 9 गुड्स मैं आपको बैड क्वालिटी की सेल कर दूँ और सैंपल अच्छा दिखा दूँ, तो बाकी की 9 गुड्स भी सैंपल से मैचिंग वाली होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, सो होलसेमनेस क्या कहता है कि हमारी जो प्रोडक्ट मैं आपको सेल कर रही हूँ उसके अंदर हर एक जो फीचर होते हैं, क्वालिटी होती है फिटनेस वाली, वो सारी की सारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारी एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए बी है वो क्या करता है, डी से सॉरी मान लीजिए पी करता है, पी कुछ क्या करता है, जो डी बेकरी है उससे मान लीजिए बिस्किट बाय कर रहे हैं। नॉर्मल सी एग्जांपल आप मुझसे ही ले लीजिए, आप है मान लीजिए मेरी बेकरी है बिस्किट की, आप मुझसे क्या कर रहे हैं, बिस्किट परचेज करने आए हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बिस्किट के अंदर मेरे में कोई स्टोन हो और उससे आपके दांत वगैरह टूट जाएं, तो क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही होगा? ऑफकोर्स नहीं होंगे वो बिस्किट सही। तो बिस्किट कैसे होने चाहिए, होलसमनेस वाले होने चाहिए, फिट होने चाहिए, वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। तो होलसमनेस का मीनिंग यही है कि जो भी चीज़ है उसके अंदर हर एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो एक प्रोडक्ट सारी की सारी हमारी कंडीशन मैंने आपको बताई है वो सारी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ये होगी इम्प्लाइड कंडीशन। नंबर 1 क्या था, कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जो भी गुड्स हैं उसका टाइटल आपके पास होना चाहिए, ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सेल कर सकते हो। मैं कोई चोरी की चीज़ आपको सेल नहीं कर सकती है। सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, अगर मैंने आपको किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बताई है तो मेरा प्रोडक्ट मेरी डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए जो मैंने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कि अगर मैंने और जो भी गुड्स मैं आपको सेल कर रही हूँ वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए और फिट होनी चाहिए। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मेरे प्रोडक्ट के अंदर मर्केंटेबल फीचर होना चाहिए, यानी जो मेन एक जिस चीज़ के लिए हमने मेनली प्रोडक्ट परचेज किया है वो फीचर होना चाहिए। अगर पेन परचेज किया है तो नॉर्मल सी बात है पेन लिखने वाला होना चाहिए, तभी वो काम की चीज़ आपकी होगी। अगर मैंने आपको कोई चीज़ सैंपल से सेल की है तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, बाकी के सारे प्रोडक्ट भी सैंपल से मैच होने चाहिए। एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी एक प्रोडक्ट के अंदर सारे मेन फिट फीचर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया है इम्प्लाइड वारंटीज। अब हम इनकैंटेबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। ये मान लीजिए एग्जांपल दिया था मैंने, रेफ्रिजरेटर आप ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, फ्रिज में फ्रीजिंग ही नहीं होती है तो क्या वो फ्रिज काम का है? ऑफ कोर्स नॉट, दैट इज अ मर्केंटेबल फीचर, ठीक है। अब आगे हम इम्प्लाइड वारंटीज पे, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, वारंटी ऑफ अक्वायर्ड पोसेशन, कि अगर आप किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात आप उसका पोसेशन भी अपने अंडर लोगे, कंट्रोल भी अपने अंडर लोगे, कि आपको सामने वाले को बोलने की नीड नहीं है। अगर आपने मुझसे पेन परचेज की है तो वो पेन मैं आपके हाथ में आपको दूंगी, उसकी पोसेशन आपको दूंगी, तो ये आपको बोलने की नीड नहीं है, ये एक इम्प्लाइड वारंटी है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आपने मुझसे आज पेन परचेज किया, आज मैं आपको पेन नहीं दे रही हूँ और वो पेन मैं आपको कल दे रही हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर मेरी वजह से आपको कोई लॉस हुआ है तो वो मैं आपको उस चीज़ की डैमेजेस पे करूँगी, क्योंकि वारंटी में ये होता है ना कि वारंटी सेकेंडरी हमारी स्टिपुलेशन होती है जिससे कॉन्टैक्ट कैंसिल नहीं होता है, अगर वारंटी पूरी ना हो तो जस्ट डैमेजेस आपको उस चीज़ की जरूर मिलती हैं, ठीक है। वारंटी अगेंस्ट द इनकम्प्रेंसेस, यानी कि एक ये भी इम्प्लाइड वारंटी है कि आपकी जो गुड्स हैं वो सारे के सारे डैमेजेस से या फिर जितने भी उसके ऊपर केसेस वगैरह उन सबसे फ्री होनी चाहिए, सारे चार्जेस से फ्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे गुड्स के ऊपर कोई चार्ज है। तो मान लीजिए अगर मैं हूँ, मैंने अपनी गुड्स को प्लेज के ऊपर रखा हुआ, गिरवी रख दिया मान लीजिए ए के पास, ठीक है। अब फिर भी वो गुड्स मैंने आपको सेल कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो गुड्स है उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं ना बी को, क्योंकि मैंने प्लेज पे दी हुई है वो, ठीक है। और फिर भी उसकी पोसेशन मेरे पास है, क्योंकि पोसेशन मेरे पास थी तो मैंने उसको आपको सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या है, मेरे गुड्स के ऊपर इनकम्प्रेंसेस हैं, यानी कुछ चार्जेस हैं, ठीक है।
तो अगर मेरे गुड्स के ऊपर क्या है कोई चार्जेस हैं तो मैं गुड्स आपको क्या है सेल नहीं कर सकती। अगर फिर भी मैं आपको सेल करती हूँ तो उसकी मुझे आपको कुछ डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना, मैंने सिर्फ गुड्स को प्लेज पे दिया हुआ है। तो मैं आपको वो सेल कर सकती हूँ, बट उसकी मैं आपको कुछ डैमेजेस दूंगी अगर मेरी वजह से आपको कोई भी लॉस वगैरह होता है तो। ठीक है। वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर, ये भी एक इम्प्लाइड वारंटी होती है, एक इम्प्लाइड शर्त होती है कि अगर गुड्स के अंदर कोई भी डेंजरस नेचर है यानी कोई भी खतरा है जो चीज़ मैं आपको सेल कर रही हूँ उससे, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि अगर कोई भी ड्रग रिलेटेड थिंग्स आप परचेज करते हो, मान लीजिए सिगरेट परचेज कर रहे हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है दैट इज अ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, इट मे कॉज द कैंसर टू यू। तो ये चीज़ ऊपर लिखी होती है ना, वो इसी कारण से लिखी होती है क्योंकि एज अ सेलर ये एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि इससे हमें क्या लॉस हो सकता है। ठीक है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसमें क्वालिटी और फिटनेस होनी चाहिए। तो 4 हमने किया था। नंबर 1 क्वाइट पोसेशन, चीज़ परचेज की है तो उसकी पोसेशन मुझे मिले। इनकम्बेंसेस यानी कि सारे चार्जेस से वो फ्री हो। ठीक है। अगर नहीं है तो भी हमें उसकी डैमेजेस मिलेंगी। टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर, अगर गुड्स में कोई डेंजरस नेचर है तो वो भी हमें एज अ बायर हमें डिस्क्लोज किया जाए, और गुड्स है वो हमारी क्या होनी चाहिए, फिट एंड फाइन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने की थी इम्प्लाइड वारंटी एंड एम्प्लॉयड गारंटी कर ली। ठीक है। हो गया हमारा गारंटी एंड वारंटी, ऑफकोर्स समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, कमेंट में आप मुझे बता देना अगर कुछ भी समझना है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, जो क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, मीन्स क्या है, अ बायर मस्ट बाय अ गुड्स। तो ये क्या बोलता है कि जो बायर है उसे क्या करना चाहिए, मस्ट बाय अ गुड्स ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ देयर क्वालिटी और फिटनेस। यानी कि जो भी गुड्स है वो बायर को कैसे परचेज करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी और फिटनेस को चेक करके ही परचेज करनी चाहिए। और क्वालिटी और फिटनेस चेक करने के बाद में अगर उसमें कुछ भी गलती निकलती है तो उसका ब्लेम वो सेलर के ऊपर नहीं डाल सकता, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होगा। ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ एक सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बायर टू बी केयरफुल वाइल परचेजिंग द गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, जो भी उसको चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ द इंक्वायरी। अगर वो इंक्वायरी है वो अच्छे से नहीं करता, यानी गुड्स अच्छे से देख के नहीं ले रहा है, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एवरी डिफेक्ट। तो सेलर भी क्या है, वो बाउंड नहीं है कि हर एक चीज़ आपको क्या है डिस्क्लोज करता रहे। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको डिस्क्लोज करेगा। एज अ बायर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज़ को देख के लें, और यही डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर कहता है, लेट द बायर बी अवेयर, गिव अपॉर्चुनिटी टू द बायर टू इंस्पेक्ट द गुड्स, यानी बायर को अपॉर्चुनिटी दो गुड्स को इंस्पेक्ट करने की। ठीक है। लेकिन इस रूल की भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि देखो अब मैंने पीछे क्या बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या होता है, जहाँ पे हम बायर को बी वेयर करते हैं, यानी बायर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो चीज़ों को अच्छे से देख के ले। ठीक है। और अच्छे से एक बार उसने देख के ले लिया तो वो बाद में क्या है ये नहीं बोल सकता कि ये गुड्स में, इन गुड्स को मैंने देख के नहीं लिया, इसमें ये डिफेक्ट है, यानी वो गुड्स क्या है उसका जो भी रिस्क होगा वो सारा किसके ऊपर होगा, बायर के ऊपर होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है सेलर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है, ये बोल के कि मैंने बायर को सारी की सारी गुड्स है वो क्या है उसे देखने की अपॉर्चुनिटी दी थी, इन्वेस्टिगेशन की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर है, कई बार क्या है बायर के पास ये राइट भी होता है कि बायर जो गुड्स है वो क्या है सेलर को वापस रिटर्न कर सकता है, यानी कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कहाँ कहाँ नहीं होता है, नंबर 1 इन केस ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, अगर सेलर ने गुड्स की रिप्रेजेंटेशन गलत की हो, यानी आपको कुछ और ही रिप्रेजेंटेशन बता दी हो कि इस गुड्स के अंदर ये फीचर है, उस गुड्स के अंदर वो फीचर हो ही ना, आपने ट्रस्ट करके वो परचेज कर लिया, तो वहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हो, आप गुड्स सामने वाले को रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने हॉट वाटर बॉटल परचेज की, आपको सेलर ने बोल दिया कि इसमें वाटर है वो हॉट रहेगा, पूरा पूरा दिन हॉट रहेगा, दो दो दिन हॉट रहेगा, और रियल में उसमें वाटर हॉट होता ही नहीं है, पानी जैसा आपने डाला वैसा का वैसा कोल्ड ही पड़ा रहता है। मतलब
पानी हॉट नहीं रहता ज़्यादा टाइम तक। तो उन्होंने क्या किया, गलत रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोडक्ट की दी, तो ऐसे में आप प्रोडक्ट सामने वाले को रिटर्न कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, इन केस ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट, अगर प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डिफेक्ट था और बायर सेलर ने जानबूझ के उस डिफेक्ट को कंसील किया, तो वहाँ पे भी आप उस प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो सेलर को। इन केस ऑफ द सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको सेलर ने गलत डिस्क्रिप्शन बताई हो, यानी डिस्क्राइब आपको प्रोडक्ट कुछ और किया है और रियल में प्रोडक्ट कुछ और था। मान लीजिए सेलर ने आपको शर्ट सेल की, आपने मार्केट से शर्ट परचेज की, आपको ये बोल दिया कि ये शर्ट तो रात को चमकती है, ठीक है, शाइन करती है, और रियल में वो शर्ट शाइन करती ही नहीं थी। तो ऐसे में उन्होंने गलत डिस्क्रिप्शन आपको प्रोडक्ट की दी, तो आप प्रोडक्ट सामने वाले को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द सेल बाय सैंपल, जहाँ पे आपको सैंपल दिखा के सेल किया हो, यानी सैंपल कुछ और दिखा दिया और रियल में प्रोडक्ट कुछ और था, तो इन केस व्हेन द रियल प्रोडक्ट और सैंपल बोथ आर different from each other, then also buyer is eligible to return the product to seller, ठीक है। इन केस ऑफ द सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद है फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, तो जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट लिया है, अगर प्रोडक्ट में वो फीचर ही नहीं है तो भी आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। सिमिलर मर्केंटेबल क्वालिटी ही अगर प्रोडक्ट में नहीं है तो आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। कि मान लीजिए आपने फ्रिज लिया है, फ्रिज में कोई चीज़ ठंडी ही नहीं होती है, जैसी रखी वैसी पड़ी रहती है, कोई चीज़ प्रोटेक्टेड रहती ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है वो फ्रिज नहीं है, आप उसे रिटर्न करोगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर की कुछ एक्सेप्शंस। तो आई होप आपको समझ